वैसे तो बिहार से कई सारे लोग दिल्ली आते हैं, कोई काम की तलाश में तो कोई पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई किसी और रीज़न की वजह से। मगर किसी के पास भी कोई ऐसा रीज़न नहीं होता जिस पर नेटफ्लिक्स खुद मजबूर हो जाए एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर ऑफ दिल्ली, पॉपुलरली नॉन एज द बचर ऑफ दिल्ली, द चंद्रकांत झा के बारे में। नवंबर 2003 तिहाड़ जेल के आसपास सब कुछ नॉर्मल दिन की तरह ही चल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास पड़ी, जहां एक प्लास्टिक के थैले में कुछ रखा हुआ था। जब उसने उस थैले को खोला और अंदर से जो मिला वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर एक बॉडी थी जिसका सर मिसिंग था और साथ में उसमें एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर दिल्ली पुलिस मुझे रोक नहीं पाती है तो मैं आगे चलकर और भी ऐसे कई सारे गिफ्ट दिल्ली पुलिस को भेजूंगा। और लेटर के एंड में लिखा हुआ था तुम्हारा बाप प्लस जीजा C.C। जी हाँ, उसने लेटर के एंड में खुद को पुलिस का बाप घोषित कर दिया था और साथ में जीजा भी, और उसी के साथ उसने C.C नाम का सिग्नेचर भी करा हुआ था। दिल्ली पुलिस सदमे में थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो उन्हें ऐसे खुलेआम चैलेंज कर सके। अब वो जल्दी से उसे ढूंढने में लग जाती है। जो उनके पास बॉडी थी वो उसको अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, लेकिन बॉडी का सर मिसिंग था। उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि बॉडी किसकी है, और इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती और ये केस वहीं के वहीं दब जाता है। अब अगले 3 साल तक कुछ भी हलचल नहीं होती है, मगर 3 साल बाद आगे चलकर एक खूनी खेल शुरू होता है। एक ऐसा खूनी खेल जो कि दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल केस बनने वाला था। 20 अक्टूबर 2006 हरिनगर पुलिस में एक अनजान आदमी ने फ़ोन किया। उस दिन आदमी ने पुलिस से कहा कि वो अभी के अभी पुलिस स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास चेक करें, वहाँ उनके लिए कुछ सरप्राइज रखा है। गेट नंबर 3 पर ड्यूटी पे लगे हेड कांस्टेबल को तुरंत फ़ोन आता है और उसको डायरेक्शन के मुताबिक कुछ ही मिनट में वहाँ पर पहुँचने को कहा जाता है। और वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सच में कुछ रखा था, कुछ टोकरी टाइप, वो टोकरी जिनमें लोग खाना वाना रखते हैं। अब वो टोकरी पड़ी हुई है, हेड कांस्टेबल वहाँ जाता है, उसे खोलने का ट्राई करता है, लेकिन उसे बहुत ही टाइटली बांधा गया था एक रोप की मदद से। वो उस रोप को कैसे तो करके खोलता है और जब उसमें रखी पोटली को वो अच्छे से खोलता है तो उसके अंदर जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दरअसल अंदर एक सर कटी बॉडी थी, एक मेल बॉडी। पुलिस को टोकरी के अंदर एक लेटर भी मिला जिसपे फिर वही साइन था C.C। यहाँ पर पुलिस समझ चुकी थी कि ये वही आदमी है जिसने 3 साल पहले इनको चैलेंज करा था, जिसको इन्होंने हल्के में लेकर ऐसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था। और अब वो आदमी वापस आ चुका है और अब वो ये खेल वापस खेलना शुरू कर चुका है। अब जब वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी गालियां दी होती है पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और साथ में जो हेड कांस्टेबल था उसको लेकर भी। दरअसल उसने कहा था कि इस हेड कांस्टेबल ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी थी, मेरे को बहुत टॉर्चर किया था जब मैं तिहाड़ जेल में था। इससे पुलिस को एक क्ल्यू मिलता है कि जो भी ये क्राइम कर रहा है उसने पहले भी क्राइम करा हुआ है और उस वजह से उसे जेल हुई है तिहाड़ जेल में। यहाँ से कुछ पॉइंट्स अब पुलिस नोट करना शुरू करती है। किलर ने अपनी नफरत पुलिस के लिए उस लेटर में साफ साफ जाहिर कर रखी थी और उसने सीधे पुलिस को चैलेंज किया था कि वो उसको पकड़ कर दिखाएं। बाद में पुलिस को पता चला कि जो कन्विक्शन उसने अपने लेटर में मेंशन करी थी वो उसका प्रीवियस क्राइम था, जो कि 20/11/2003 को हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक और बिना सर के लाश पाई थी जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड केस बना हुआ है। पुलिस वाले समझ चुके थे कि अब कोई तो है जो कि इन सब से बदला लेने वाला है। मतलब एक स्टोरी बहुत क्लियर दिख रही थी कि एक कैदी है जिसे तिहाड़ जेल में लाया गया है, उसके साथ पुलिस वालों ने बुरा बर्ताव किया है, अब वो बाहर जा चुका है और अब इन सब से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मगर उस कैदी को पकड़ा कैसे जाए? अब जो लाश इनके पास आई थी उसका सर तो गायब था और फिर पुलिस वापस से इस केस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती है। उन्हें लगता है कि अब मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जा ही नहीं पा रही तो अब इसमें कितना ही टाइम लगाएं, कितना ही एनर्जी वेस्ट करें। वो ये सब सोच ही रही थी कि अब उन्हें एक और झटका लगने वाला था। ये बॉडी के मिलने के लगभग 6 महीने के बाद 25 अप्रैल 2007 के दिन पुलिस को ठीक उसी जगह एक और बॉडी मिलती है, यानी कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर किलर ने एक बॉडी रखकर पुलिस के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। यानी कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर वापस से वो किलर एक बॉडी रखकर चला गया था। इस बार भी सेम टोकरी थी, टोकरी छोटी नहीं थी, बड़ी टोकरी है, मतलब एक प्रॉपर बॉडी उसमें आ जाती है, इतनी बड़ी टोकरी है, ठीक है। और उस टोकरी को ना बहुत टाइटली बांधा गया है। इस बार तो पुलिस वाले भी पूरी मशक्कत कर रहे थे लेकिन उनसे वो टोकरी खुल ही नहीं रही थी।
देखते देखते वहाँ 2-4 आदमी आ गए। एक आदमी बाहर से आया जो कि मतलब ऐसे नॉर्मल था, पुलिस का कुछ लेना देना नहीं था। वो आता है, इनकी मदद करता है और उस टोकरी को खोल देता है। जब उस टोकरी को खोलते हैं तो उसमें से एक लाश बाहर आती है, लेकिन ये वाली बॉडी को पिछली वाली बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ब्रूटली काटा गया था। इस बार उसको सिर्फ सर नहीं बल्कि हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे अजीब बात ये थी कि इस बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो भी काट दिए गए थे। अब ये देखकर पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। जो उनके सामने पड़ी हुई थी उसकी जो हालत थी वो देखकर उन्हें भी बहुत अजीब सा लगने लगा। इस बॉडी को मिलने के लगभग 1 महीने बाद 18 मई 2007 के दिन पुलिस को तिहाड़ जेल के सामने ही सेम तरीके से एक और बॉडी मिलती है। इस बॉडी की भी सर, हाथ, पाँव, जेनेटिकल्स सब कुछ गायब थे। तिहाड़ जेल के सामने 1 साल में 3 बॉडीज मिलना डायरेक्ट सिस्टम को चुनौती देना था। मतलब कि आप लिटरली सिस्टम को बोल रहे हो कि देखो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मैं अमर हूँ, मैं अजय हूँ। ये सीधा सीधा चुनौती थी सिस्टम को लेकर। किलर खुलेआम पूरे पुलिस प्रशासन का मजाक उड़ा रहा था। पब्लिक से लेकर मीडिया तक सब पुलिस का मजाक बना रहे थे, और बनाए भी क्यों ना। कोई उनके नाक के नीचे से खून कर रहा था, और वो भी 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार। और उन्हीं के नाक के नीचे बॉडी फेंक के चला जा रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लग पा रही थी। अब यहाँ पर पुलिस भी ठान लेती है कि बस बहुत हुआ, अब ये जो भी आदमी है हम इसे पकड़ कर ही रहेंगे। और अब जब झा ने सेकंड लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास फेंकी, तब पुलिस उसे सस्पेक्ट के रूप में शॉर्टलिस्ट कर चुकी थी। उनके पास पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स में उसकी फ़ोटो भी थी। और किलर की पहली गलती तब हुई जब उसने अमित की लाश को तिहाड़ के बाहर फेंका और पुलिस को एक लेटर भेजा। उस लेटर में झा ने कुछ स्पेसिफिक नाम लिए। उसने लेटर में मनीष अग्रवाल और बलबीर सिंह को ब्लेम किया, कहा कि उन्होंने उसे किलिंग्स करने पर मजबूर किया था। अब ये दोनों आखिर थे कौन और क्यों किलर इन दोनों के बारे में पुलिस को बताने जा रहा था? दरअसल मनीष अग्रवाल 2003 में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी थे और बलबीर सिंह जेल नंबर 3 के वार्डन थे। और ये पहला क्लू था जो पुलिस ने नोटिस किया कि आखिर इन दोनों का क्या रिलेशन है इस किलर के साथ। लेटर में किलर ने खुद लिखा था कि उसने नवंबर 2003 में एक मर्डर किया था और जो बॉडी थी उसको तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दिया था। अब लेटर में उसने आगे ये भी लिखा था कि जो अग्रवाल था उसने किलर को झूठे केस में फंसाया था 2003 में। और यहाँ पे पुलिस समझ चुकी थी कि किलर एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व था जो कि 2003 में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जो अग्रवाल था वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ही एडिशनल डीसीपी थे, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम भी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ होगा। किलर ने एक और भूल करी थी, वो डायरेक्टली हरिनगर एसएचओ से कांटेक्ट करने लगा था। जब उसने अमित मंडाल के लाश को फेंका था तब पुलिस ने इस फोन कॉल का फायदा उठाया और एसएचओ को किलर से ज़्यादा बात करने दिया जिससे और क्लूज मिल सके। अब ये फ़ोन कॉल जब तक लंबी लंबी चलती रही वो उसकी बातें सुनते रहे, उसकी बातों से वो आइडिया लगाते रहे, उसका फ़ोन टैप करने की कोशिश करते रहे। और ये सब करने के बाद पुलिस को एक आइडिया मिल चुका था कि आखिर उनको किसकी तलाश है। एक ऐसा शख्स जो 2003 में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्राइम में शामिल हो, जिसे एक्सटर्न किया गया हो और जो नवंबर 2003 से पहले तिहाड़ में था। पुलिस ने ऐसे 800 सस्पेक्ट्स के रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए जो इस केस के डिटेल्स से कहीं ना कहीं मेल खाते थे, मगर इन सब सस्पेक्ट से कुछ डिटेल्स मैच नहीं हो रही थी और कुछ तो मिसिंग थी। और ऐसे करते करते उन्होंने टोटल 796 सस्पेक्ट्स को इस लिस्ट से हटा दिया, यानी कि अब बचे सिर्फ 4 सस्पेक्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेप था चारों सस्पेक्ट्स की हैंडराइटिंग उन लेटर्स की हैंडराइटिंग से मैच कराना जो बॉडीज के साथ मिली थी। अब पुलिस ने क्रिमिनल्स की हैंड रिटन स्टेटमेंट्स को एक्सटर्नस से उन लेटर से मैच कराना शुरू कर दिया था और तब जाके पुलिस के नज़र में एक चीफ सस्पेक्ट आया जो लिस्ट की हर डिटेल्स को टिक कर रहा था। उस इंसान का नाम था चंद्रकांत झा। पुलिस ने डिसाइड तो कर लिया था कि हम चंद्रकांत झा को पकड़ेंगे, लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि चंद्रकांत झा हर हफ्ते अपना एड्रेस चेंज करता। मतलब आज अगर यहाँ रह रहा है तो अगले दिन वहाँ रह रहा है। पुलिस को लग रहा है कि आज इसे जाकर यहाँ पर पकड़ लेंगे। जब वो जाते हैं तो वहाँ चंद्रकांत झा होता ही नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया होता है। अब पुलिस ने 4 जगह पर चंद्रकांत झा के हाइड आउट्स आइडेंटिफाई करे थे, यमुना विहार, अलीपुर बदोला विलेज और हैदरपुर। सब जगह पर अब सर्चिंग चल रही थी पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर एक लास्ट क्लू मिला। झा के पास एक स्कूटर फिटेड रिक्शा था। उसके आसपास के कुछ लोगों से बात करके पुलिस को ये पता चला कि वो शायद अलीपुर में हो सकता है।
अब पुलिस भी अलीपुर पहुंच जाती है। अलीपुर के एक गली के कोने पर पुलिस फाइनली चंद्रकांत झा को पकड़ लेती है। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वो अपने बच्चों के साथ घर में बैठकर हलवा खा रहा था। अरेस्ट के वक्त वो इतना रिलैक्स था कि मानो उसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ पूरा कर लिया हो जो वो चाहता हो, और अब उसकी लाइफ से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। और आखिरकार पुलिस ने चंद्रकांत झा को पकड़ लिया था, एक ऐसे क्रिमिनल को जो खुलेआम दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहा था, जो अपनी स्टेटमेंट्स इतने बोल्ड तरीके से दे रहा था कि हर कोई सिर्फ ये सोचता जा रहा था कि आखिर इस इंसान में इतना दम आया कहाँ से, और इतना दिमाग कि पुलिस उसे पकड़ तक नहीं पा रही। पर वो कहते हैं ना, क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, एक ना एक गलती ज़रूर करता है, और चंद्रकांत झा ने तो मल्टीपल गलतियां करी हुई थी। अब पुलिस ने उसे यकीन दिलाया कि अगर तू सब कुछ सच बता देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, तुझे कोई चोट नहीं आएगी। और फिर चंद्रकांत झा ने अपना कन्फेशन शुरू किया। झा का जन्म 1967 में बिहार के गोसाई गांव में हुआ था। उसके पिता राधेकांत झा इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ चंपा देवी एक स्कूल टीचर थी। झा के 5 भाई बहन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। 2 भाई सीआरपीएफ और बिहार पुलिस में काम करते थे। उसका परिवार काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो मॉम थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। जैसा कि मैंने बताया, वो स्कूल में टीचर भी थी, इस वजह से वो घर में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से जो पालन पोषण इन सब का हुआ था वो कहीं ना कहीं बिना प्यार के हुआ था। मतलब मम्मी कहीं और काम कर रही है, पापा कहीं और काम कर रहे हैं, इन्हें जो भी करना पड़ रहा है अकेले करना पड़ रहा है। वेल, सारे भाई बहन तो कहीं ना कहीं अच्छे निकल गए, बट चंद्रकांत झा का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगा। उसने 8th क्लास के बाद तो स्कूल ड्रॉप भी कर दिया था। और फिर 1986 में अपने गांव के लोकल स्कूल के 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद झा ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा। अपने परिवार से दूर वो दिल्ली की तरफ निकल गया अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में आकर झा ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। वहाँ हर दिन नए चैलेंजेस, नए लोग और नए एक्सपीरियंस उसका इंतज़ार कर रहे थे। झा ने सिर्फ सब्जी बेचने तक अपना काम सीमित नहीं रखा, उसने प्लास्टिक का सामान बेचने का काम भी शुरू किया। अपनी मेहनत से कुछ बनने की कोशिश करी। दिल्ली की इन भरी गलियों में चंद्रकांत झा अपने सपनों को, उसने अपने नए सपने देख लिए थे। वो सोच रहा था कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा डीलर बनूंगा, सब्जी वाला। और होता है ना, सबके कुछ कुछ सपने होते हैं, सबकी कुछ आशाएं होती है। वो सोच रहा था कि मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा, घर में भेजूंगा, सबको एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। और चंद्रकांत झा उस सपनों की तरफ बढ़ भी रहा था, उसका काम अच्छा चल रहा था। लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस और वहाँ के यूनियन लीडर्स सब्जी वालों से हफ्ता वसूलते थे। साल 1998 में झा ने वहाँ के लोकल यूनियन लीडर्स, जिसे लोग पंडित के नाम से जानते थे, उससे तंग आकर झा ने उससे बदला लेने का ठाना। पंडित और झा के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद पंडित ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया और इसमें झा की वाइफ को भी ड्रैग कर लिया गया। जिसके बाद झा की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। झा को वहाँ के एक लोकल पुलिस वाला, जिसका नाम बलबीर सिंह था, उसने तो मानो झा से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली हो। बलबीर सिंह क्या करता है कि झा को लेकर जाता है और जितने भी वहाँ प्रिजनर्स होते हैं उनके सामने खड़ा कर देता है और उसके सारे कपड़े हटा देता है और उस सब प्रिजनर्स के सामने उसे मारने लगता है। झा यहाँ पर मार खा रहा था, लेकिन दूसरी साइड उसे एक चीज़ समझ आ रही थी कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से ही, ईंट का जवाब पत्थर से। झा समझ चुका था कि अच्छा बनकर दुनिया नहीं चल सकती, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और इस दिन के बाद से झा पूरी तरीके से बदल चुका था। झा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका था, उसे बात बात पे गुस्सा आने लगता, स्पेशली जब कोई उसके सामने स्मोक करे, ड्रिंक करे या नॉनवेज खाए। झा उनसे लड़ने लग जाता। एंड देन 1998 में, यानी सेम ईयर, उसने पंडित को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उसी की वजह से तो वो आखिर जेल गया था और उसका पहला शिकार पंडित ही बना। जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर झा को अरेस्ट कर लिया, मगर साल 2002 में, यानी 5 साल जेल में रहने के बाद, उसे लैक ऑफ एविडेंस के कारण छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के एक ही साल बाद, यानी 2003 में, झा ने एक और कत्ल करा, जो कि खुद उसके दोस्त शेखर का था। और वो इसलिए करा था क्योंकि शेखर को दारू पीने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी थी और इसी वजह से उसने झा से झूठ बोला था। झा ने शेखर का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे मुखमेलपुर सीवेज ड्रेन में फेंक दिया। फिर उसी साल, यानी 2003 के नवंबर महीने में, झा ने अपने एक और दोस्त उमेश को भी सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे शक हुआ कि वो उससे झूठ कह रहा है। और उमेश ही वो पहला विक्टिम था जिसकी बॉडी को झा ने पुलिस के तिहाड़ जेल के बाहर रखा था। फिर साल 2005 में झा ने एक और मर्डर करा।
इस बार गुड्डू नाम के आदमी को उसने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे गांजा पीने की लत थी। गुड्डू को मारने के बाद झा ने गुड्डू की बॉडी को मंगोलपुर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक सुलभ शौचालय में फेंक दिया। और फिर साल 2006 में झा ने अमित मंडल नाम के आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि अमित एक वुमेनाइजर था, यानी कि वो लड़कियों को छेड़ता, उनके साथ गलत गलत हरकतें करने की ट्राई करता। और फिर झा ने अमित को मारने के बाद उसकी बॉडी को एक बोरी में पैक करा और फिर उसको तिहाड़ के गेट नंबर 3 के बाहर फेंक दिया। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न आप नोटिस करोगे, झा कभी भी ऐसे इंसान को नहीं मारता जो एवरेज नॉर्मल हो। सबको कुछ ना कुछ लत थी, कोई वुमेनाइजर था, कोई ड्रिंक करता था, कोई दारू मतलब ड्रग्स ये सब में पड़ा होता था। झा उनका ही शिकार करता था। वेल, फिर आता है 2007 जब चंद्रकांत झा उपेंद्र नाम के आदमी को मार देता है। कहा जाता है कि उपेंद्र अपने ही दोस्त की बेटी के साथ अफेयर कर रहा था और ये बात झा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके चलते उसने उपेंद्र को भी मार दिया। उपेंद्र को मारने के बाद झा अपने कमरे के खून से भरे जमीन पर लाश के सामने बैठकर खाना खा रहा था। झा ने पहले खाना खाया, फिर उपेंद्र की बॉडी को कई सारे टुकड़ों में काट कर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, इंक्लूडिंग तिहाड़ जेल गेट नंबर 3। अच्छा, आपको स्टोरी में थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूँ। याद है, पुलिस के सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी जिसको बहुत टाइटली बांधा हुआ था और पुलिस को खुल नहीं रही थी। और फिर एक अनजान आदमी आता है, वो उस रोप को खोलता है और उस पूरी टोकरी को खोल कर लाश को बाहर निकालता है। क्या आपको पता है कि वो आदमी कौन था? वो अनजान आदमी जिसने पुलिस की हेल्प करी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद चंद्रकांत झा था। जी हाँ, खुद चंद्रकांत झा, जो कि जिसने वो लाश वहाँ पर रखी थी वही पुलिस की मदद कर रहा था लाश को बाहर निकालने में। मतलब यहाँ पर आप इस आदमी का कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि वो मतलब जब वो सब चल रहा है वो उनके सामने खड़ा है कि भाई मैंने करा है, मुझे पकड़ो। लेकिन पुलिस तब भी पुलिस को आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि यही वो आदमी है। ये प्रॉपर एक मूवी चल रही थी, बस फर्क इतना था कि इसका राइटर कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत झा था। और फिर 18 मई 2007 के दिन झा ने अपने एक दोस्त दिलीप को इसीलिए मार दिया क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन था। इसको भी मारने के बाद झा ने तिहाड़ जेल के सामने उसकी बॉडी को फेंक दिया। झा अक्सर बॉडी तब ही फेंकता था जब उस गेट पर बलबीर सिंह की ड्यूटी लगती थी और झा ये सब सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि वो बस मजाक उड़ाना चाहता था बलबीर सिंह के निकम्मेपन का, कि देखो वो उसकी ड्यूटी लगी और उसके सामने सामने मैं ये सब करके जा रहा हूँ और उसे पता भी नहीं चल पा रहा। उसको उस सिस्टम से गालियाँ सुननी पड़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा। झा ने ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने कन्फेस कर दी। उसके फेस में बिल्कुल कोई तो गिल्ट नहीं था, कोई ऐसा सैडनेस नहीं थी कि मैं पकड़ा गया या जो मैंने किया वो गलत किया, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल प्लेन फेस था, एक पोकर फेस। और इससे आप ये पता लगा सकते हो कि झा ने जो भी चीज़ उस टाइम पर जेल में सही थी उसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। पहला पुलिस चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उसको कोर्ट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले तो उसको 2 मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 2016 में ये 2 मौत की सज़ा चेंज होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी जाती है और अगस्त 2023 में चंद्रकांत झा 90 दिनों के पे रोल पर बाहर भी आया था अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए। अब वो बाहर आता है लेकिन फिर पुलिस स्टेशन नहीं जाता क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है और फिर 17 महीनों के भाग दौड़ के बाद फाइनली पुलिस चंद्रकांत झा को पकड़ लेती है। 17 जनवरी 2025 के दिन पुलिस ने उसे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से धर दबोचा। झा का प्लान हमेशा के लिए बिहार भाग जाने का था, मगर पुलिस ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया। और ये थी दोस्तों चंद्रकांत झा की स्टोरी। ये थी एक ऐसे आदमी की स्टोरी जो कि कई सारे सपने लेकर दिल्ली आया था, लेकिन दिल्ली ने उसको इन रिटर्न कुछ ऐसी चीज़ें दी जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बदल चुका था और सिर्फ बदला लेने के चक्कर में उसने कई सारे लोगों को मौत के घाट सुला दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।